नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। कई खबरें आज जिन पर हम पीछे की कहानी समझ सकते हैं देवेंद्र से। E20 को लेकर के हंगामा चल रहा है, मंत्री जी इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी बात करेंगे। अमरनाथ गुफा को लेकर के, श्रद्धालुओं के आने को लेकर के क्या पॉलिटिक्स हो गई, इसकी बात बताएंगे आपको। शरद पवार की एक मीटिंग ने कैसे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा रखा है, इसकी बात भी होगी। पश्चिम बंगाल में 3 पूर्व टीएमसी नेता राज्यसभा के जिन्होंने इस्तीफा दिया, आज बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अरविंद केजरीवाल जी के सो कॉल्ड दिल्ली के शीश महल को दिल्ली सरकार ने गेस्ट हाउस बनाने का फैसला कर लिया है। और सतलुज फिल्म को लेकर के पंजाब में क्या नया हुआ, जल्दी जल्दी सब पर बात कर लेंगे। पहले ये E20 का विवाद जो है ये थम नहीं रहा देवेंद्र, और अब सरकार या तो चाहती है कि पूरी सफाई इस पर दे दी जाए, या मतलब मुझे इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रोज कोई ना कोई बयान सरकार में किसी मंत्री का इस पर आ जाता है। पहले गडकरी जी का आता था लगातार, अब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का भी लगातार बयान आ रहा है। अब जो ताज़ा बात है वो ये है कि पेट्रोलियम मंत्री ने ये कहा है कि हम इससे बैक बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। E20 इज हियर टू स्टे रहेगा, 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही मिलेगा देश के अंदर। और उन्होंने कई सवालों के जवाब अपनी तरफ से देने के लिए कोशिश की है कि अगर हम ये नहीं अडॉप्ट करते इस मिश्रण को, तो हमने 1,90,000 करोड़ रुपया बचाया है, जिसमें से 1,60,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया है, तो ये कहाँ से आता। और दूसरा उनका कहना ये है कि जो फिर ये बात चल रही थी कि भाई आप, जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि दाम कम करो, तो उन्होंने कहा कि इंटेंशन क्या है ये देखना पड़ेगा। मैं इंपोर्ट कॉस्ट कम करना है और किसान को फायदा पहुंचाना है, हमारी नीयत वो है। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, जैसे कि हम लोग कल भी बात किए थे कि ये रहने के लिए आया है, ये जाने के लिए नहीं आया है। और आगे E20 के बाद को लेके अभी है कि इस बाबत अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है। और एक चीज़ है कि सरकार की तरफ से अभी का आप देखें कि जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, तो इस पूरे विवाद के अचानक इतने विकराल रूप में शुरू करने के पीछे सरकार का ये मानना है कि बहुत हद तक मिस इन्फॉर्मेशन के सहारे एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उस मिस इन्फॉर्मेशन को एक एक करके सरकार की तरफ से जो दबाव बताया जा रहा है वो मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये कि जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपने देखे होंगे कैंपेन इस तरह से कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में कितना पानी खर्च होता है, और उस लिहाज से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि हाँ ये कितना गैर ज़रूरी है और कितना बर्डन है हमारे इकोलॉजी पे, हमारी प्राकृतिक व्यवस्था पे। उसमें सरकार के लोगों का ये कहना है कि जैसे धान से, शुगर केन से, इससे आप इथेनॉल बनाते हैं या मक्का से मान लीजिए बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में धान की जो उपज होती है देश में वो इथेनॉल बनाने के लिए नहीं होती है। धान तो एक MSP प्रोडक्ट है, हाँ, तो MSP के तहत आप धान को तो उपजाते ही हैं। और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने धान की आपको ज़रूरत होती है वो सरकार लेती है, बाकी जो सरप्लस है उसका इस्तेमाल इस रूप में किया जा रहा है। तो सारा बर्डन धान की खपत में जो भी पानी लगता हो वो इसके ऊपर नहीं डालना। इथेनॉल बनाने के लिए ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। शुगर केन के मामले में भी सेम चीज़, जैसे गन्ने का जो उपज होता है ख़ासतौर पे जहाँ डिस्टिलरीज हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उन इलाकों में होता है, किस तरह से उसकी खरीद की व्यवस्था हम सभी जानते हैं। तो वहाँ भी आप उसको इस रूप में नहीं जोड़ सकते कि क्योंकि इथेनॉल बनाना है इसलिए गन्ने की खेती की जा रही है। मक्के के केस में अगर आप देखें तो मक्का में अपेक्षाकृत कम पानी लगता है इन दोनों की तुलना में। तो वो जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो बिल्कुल वो ठीक नहीं। दूसरी चीज़ कि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है और आपने देखा होगा कि कैसे चींटी या दूसरे इंसेक्ट्स उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उसमें इथेनॉल मिलाया गया। मैंने नहीं देखा। अरे ये भी है, सरकार की तरफ से उस बात को ये कहा गया। अच्छा, उसमें लॉजिक ये कर देखे कि क्योंकि शुगर केन से ये बन रहा है तो इसलिए चींटी और वो चली जा रही है। अब ये इतनी बेसिर पैर की बात है कि जब आप शुगर केन का इस्तेमाल इथेनॉल के लिए करते हैं तो उसका एक फर्मेंटेशन होता है, ये उसके बाद वो ऑर्डरलेस हो जाता है। और सरकार की तरफ से सर कई सारे उसमें डिटेल्स के साथ उसको काउंटर किया जाए। मोटे तौर पे 2 बातें थी कि एक तो कंज्यूमर के पास चॉइस हो कि नहीं हो कि मुझे प्योर पेट्रोल चाहिए या E10 चाहिए या E20 चाहिए। उस पर भी कहा गया है कि ये भी ऑप्शन देने वाली चीज़ नहीं है। ये नहीं तो हमारा सारा उद्देश्य ही जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये भी सरकार की तरफ से कहा, मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं मिलने वाला है, E20 ही रहेगा। क्योंकि कई लोगों ने कहा था ना कि भाई जिसको खरीदना है वो चाहे महंगा मिले, इसको प्योर पेट्रोल चाहिए तो प्योर पेट्रोल दो। सरकार को तो इम्पोर्ट कम करना है, तो वो डिफीट हो जाता है पर्पज़। एक
एक तो ये केजरीवाल जी ने ये कहा है कि इसमें एक चीज़ 115 और था माइलेज को लेके, हाँ माइलेज और वेयर एंड माइलेज टियर डाउन हो जाता है, और वेयर एंड टियर गाड़ी में हो रहा है। और दूसरा यह कि हाँ कि वो नुकसान हो रहा है, उसमें चीज़ें लग रही हैं, तो माइलेज को लेकर भी सरकार की तरफ से सारी चीज़ें बताई गई है किस प्रकार से 2 व्हीलर्स के लिए और 4 व्हीलर्स के लिए अलग अलग लेवल पे उसका एक्सपेरिमेंट किया गया और सारी एक्सीलरेशन और बाकी सारी चीज़ों देखने के बाद ही इसको किया गया है। और दूसरा चीज़ की जो नुकसान हो जा रहा है कुछ प्लास्टिक के नैब या इस तरह की चीज़ें, तो ठीक तरीके से मेंटेनेंस रखा जाए और मामूली चीज़ें किसी किसी केस में हो सकती हैं, उसको लेके कोई बहुत साइंटिफिक डाटा हो और उससे नुकसान होने का, ये सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जितने मिस इन्फॉर्मेशन चल रहे हैं सरकार के पास, या इंजन ख़राब होने की, आपका ख़राब हो गया, उसका कोई ऑथेंटिक डाटा उन लोगों के पास नहीं है, वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के कैंपेन के सहारे ही ये सारी बातें कही जा रही हैं, कोई ठोस चीज़ आ नहीं रही है। आप पटना के एक यूट्यूबर का आपने केस देखा जिसमें नितिन गडकरी बार बार उस बात को कंपनी ने गलत साबित कर दिया, कि कंपनी ने वो गलत साबित कर दिया। क्या मैं आपको अरविंद केजरीवाल की बात बता रहा था, उन्होंने इसको इशू बना लिया है, लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी E20 एथेनॉल के मुद्दे पर। उन्होंने कहा $115 पर क्रूड ऑयल पहुंच गया था, जो आज $70 पर है, $115 से $70 आ गया है। तो उनका ये कहना था कि इस वक्त देश में पेट्रोल की कीमत ₹82 होनी चाहिए, जो ₹100 के ऊपर है पर लीटर। दूसरा फिर उन्होंने कहा है कि अगर जहां तक E20 का सवाल है तो E20 तो और सस्ता होना चाहिए, तो रेगुलर पेट्रोल की कॉस्ट ₹82 होनी चाहिए इस वक्त देश में, और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 की कीमत ₹70 होनी चाहिए। ये सरकार मुनाफाखोरी कर रही है। ये उसमें दो चीज़ें हैं सौरभ। पहली बात तो ये कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो तेल आज खपत में आ रहा है वो जिस कीमत पे खरीदा गया है, मान लीजिए 1 महीना लगा उसको वहाँ से यहाँ ट्रैवल होके आने में, तो 1 महीने पहले की जो प्राइस थी उसके हिसाब से ही उसका बिक्री मूल्य होगा, सेल प्राइस उसका वही होगा जो कि आपकी कॉस्टिंग है उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ कि जो ऑयल कंपनीज़ को अगर इतना बड़ा घाटा हुआ है तो उन घाटों को मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा उनको आप कुशन देंगे ना। ऑयल कंपनियों की सेहत बहुत अच्छी थी तो इस झटके को उन्होंने जनता पे कम बर्डन आने दिया। अगर वो पहले से इस स्थिति में नहीं रहते तो सोचिए कि आम लोगों का क्या हालत हुआ रहता। तो ये चीज़ें अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे पंजाब का इलेक्शन है, वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और महंगाई का जो नैरेटिव सूट करता है किसी भी अपोजिशन को, किसी सरकार के खिलाफ, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे तेल की कोई बहुत इकॉनमी हो, बहुत लॉजिकल बात की जा रही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ये एक उनका रिस्पांस देखना चाह रहा था हरदीप पुरी जी का इस सवाल पर कि क्या ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे E0 मतलब प्योर पेट्रोल या E10 चाहिए। तो उनका कहना ये था कि चॉइस किसी बेहतर चीज़ की दी जाती है, ख़राब चीज़ की बेहतर नहीं दी जाती है। तो उनका कहना है कि प्योर पेट्रोल जो है उससे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है और महंगा भी पड़ता है, तो हम उसका ऑप्शन क्यों दें, हम आपको बेटर ऑप्शन दे रहे हैं जिससे क्लाइमेट का भी ख्याल हम लोग बेहतर रख पा रहे हैं और आपको सस्ता भी पड़ रहा है। उनका ये भी कहना था कि अगर हम प्योर पेट्रोल इस वक्त बेचने लगेंगे तो वो जितने दाम पे अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है उससे महंगा मिलेगा वो। हाँ, और दूसरा पोल्यूशन वाला जो बात वो कह रहे हैं कि उसमें जैसे जो साइंटिफिक डाटा आया था उसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से अगर पेट्रोल के जलाने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड कितना निकलता है और जीवाश्म ईंधन का जब आप प्रयोग कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो उसमें किस प्रकार से बड़े तौर पर सरकार को लगता है कि मतलब हमारा स्टैंड ठीक है। वो बिल्कुल ठीक है, और उसके पीछे उनकी जो सोच है वो ये कि साइंटिफिक आधार पर देश की ज़रूरतों के हिसाब से इस काम को किया जा रहा है ताकि आपका इंपोर्ट बिल कम से कम हो, और उस तरह से किया जा रहा है। अगली खबर में आपको कश्मीर की बताता हूं। अमरनाथ यात्रा चल रही है, पवित्र अमरनाथ गुफा में रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते में 1,60,000 लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। अच्छी बात है, कश्मीर के लोग भी वेलकम ही करते होंगे वहाँ, भाई उनको व्यवसाय मिलता है, इतने टूरिस्ट वहाँ पर अगर जाते हैं, श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं। लेकिन वहाँ की जो पार्टियाँ हैं, जो रीजनल पार्टियाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, वो पहले भी ऐसी बातें कर चुकी हैं और अब ये अमरनाथ यात्रा के बहाने की जा रही हैं कि एक तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा लोग कश्मीर में आ रहे हैं। मतलब वो जो फुटफॉल हो रही है वहाँ पर, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इतने लोगों को इजाज़त क्यों दी जा रही है अब अमरनाथ यात्रा करने के लिए। इससे पहले आप याद कीजिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ के सांसद हैं, मेहंदी रोहुल्ला शायद नाम है उनका, उन्होंने तो ये कहा था कल्चरल इन्वेजन कश्मीर का जो है वो किया जा रहा है। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इतने रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालुओं के आने पर सवाल उठाए। बिल्कुल सर, 3 तारीख से अगर ये यात्रा शुरू हुई और पहलगाम हमले के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर उसके बावजूद कश्मीर में अगर यात्रा करनी हो, बाबा अमरनाथ की यात्रा करनी हो, उसमें श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आ रही है। इस बार तो एकदम रिकॉर्ड ही टूट रहा है। अभी 6 दिन बमुश्किल हुआ और लगभग 1,60,000 के आसपास अगर श्रद्धालु वहाँ पे जा चुके हैं, तो अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस रूप में श्रद्धालुओं की आस्था वहाँ पर वैसे ही बरकरार है। जो इल्तिजा मुफ्ती ने जो कहा और जिस आधार को लेकर वो कह रही हैं सौरभ, वो अपने आप में
तथ्यात्मक तौर पे इतना गलत है। क्या और कंट्रोवर्सी हैरानी उसमें ये है कि जैसे उन्होंने ये दिया कि वहाँ के डिविजनल कमिश्नर का एक स्टेटमेंट आया कि इतने दिनों में 1,13,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं 3-4 दिन के बाद, जो उन्होंने डाटा दिया था। उस पर उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा कि कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि पर डे 10,000 ही श्रद्धालु जाने चाहिए, तो अगर इतने दिनों में फिर संख्या इतनी ज़्यादा कैसे होगी? मान लीजिए 5 दिन के हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर है कि पर डे 10,000 लोग दर्शन करें, उनका हिसाब से वो था। ठीक, जो उन्होंने वो डाला, और उसमें फिर वो बहाना वही रहता है इकोलॉजी का और बाकी सारी चीज़ों का। अब वो इस तथ्य को वो जानती नहीं, और बिना जाने उन्होंने इस बात को ट्वीट किया। आप सोचिए कि कितनी इल इन्फॉर्म्ड होंगी वहाँ पर। ऐसी चीज़ों को सोशल मीडिया पे डालने से पहले आपको पता तो कर लेना चाहिए, किसी ऑफिसर से ही बात कर लो, कहीं से भी पूछ लो आप। कोर्ट का ये कहना था कि 2 रूट है वहाँ पे बाबा अमरनाथ के लिए, एक बाल्टा, एक दूसरा नून का। एक रूट से 10,000, यानी कि 2 रूट मतलब 20,000 पर डे। ठीक, और उस समय 5 दिन हुआ था, तो उसके हिसाब से लगभग आंकड़ा वही आ रहा पर डे, अगर 20,000 अगर आप देखें तो। दूसरी चीज़ कि उसमें कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर इससे ज़्यादा के श्रद्धालुओं को भेजा जाना हो तो श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड अगर समुचित व्यवस्था कर पाए, मतलब बाकी सारी चीज़ों के लिए जो लॉजिस्टिक्स का पूरा मेंटेन आप इकोलॉजी के हिसाब से अगर कर सकें, तो संख्या आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने एक मीटिंग की थी, एक इमरजेंसी मीटिंग, जब फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इतने सारे लोग आने लगे थे, तो उस संख्या को 10,000 को उन्होंने 15,000 कर रखा था। मतलब सब कुछ नियम के हिसाब से हो रहा, उस हिसाब से व्यवस्था भी की जा चुकी है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को उसमें समस्या थी। और जाहिर तौर पर ये उसी माइंडसेट को बढ़ाने वाला काम है कि आप गलत आंकड़ा सही भी हो तो फिर भी बात समझ में आ रही है, गलत आंकड़ा उठा के एक खास तरह का नैरेटिव की, वही कल्चरल इन्वेजन वाली जो बात होती है, उसको आप बढ़ाने की मंशा कोशिश कुछ और ही लगती है जब वो ये बात कहती हैं, तो मतलब शुद्ध रूप से यही समझ में आता है कि आपको इसी मामले में ये सारी चिंताएं हो जाती हैं, बाकी दूसरे आस्था वाली चीज़ों में कहाँ चिंता होती है। और ख़ास तौर पर तब सौरभ आप समझिए कि जब आपकी पूरी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे टूरिस्ट के और ऐसे श्रद्धालुओं के मार्फत होता है, और तब इस तरह का अटैक किया जाना। अगर टूरिस्ट जाएँ तब अटैक होता है कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, अगर श्रद्धालु जा रहे हैं तब उनको समस्या शुरू होती है, और उसमें आवरण ये ओढ़ा जाएगा कि हाँ ये तो बैकबोन है आपकी इकोनॉमी की, इसके अलावा मतलब और कश्मीर के पास और क्या रिसोर्सेज? वो दिमाग में वो चीज़ जो घुसा हुआ रहता है ना वहाँ पे, अलगाववाद वाला वो माइंडसेट, और वो इस्लामिक जो कह सकते हैं आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी कुछ लोग जो हैं वो बनाए रखना चाहते हैं कि मतलब भाई हम पर बहुत ज़्यादा ना हो। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपको इस्लामिक रेडिकलिज्म को ही पुष्ट करने वाली बातें कहनी है, वो नज़र आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके अंतर्गत आती है, वहाँ जो पाठ्य पुस्तकों को तैयार कराया गया था उसमें अलगाववादियों के बारे में चैप्टर था, ग्लोरीफाई किया गया था और लोगों को। उसके बाद जैसे ही JNK LG मनोज सिन्हा जी को इस बात की जानकारी मिली, तुरंत उन्होंने मीटिंग बुलाई, फिर जो संबंधित लोग थे उनको सस्पेंड किया गया। अभी बाबा अमरनाथ वाले मामले में भी उनको इल्तिजा मुफ्ती को एक और समस्या थी कि क्यों सरकारी कर्मचारियों को उसमें लगाया जा रहा है, मतलब टीचर को मान लीजिए अगर लगाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन वगैरह में, और उनमें गड़बड़ी हुई है क्योंकि पैसे वैसे को लेके ज़्यादा चार्ज करके रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था, तो उसके आधार पे 8 लोगों को सस्पेंड किया गया। अब श्राइन बोर्ड में 20 लोग ही हैं, अच्छा, तकरीबन। बाकी ढांचा आपको लेना होता है, स्थानीय प्रशासन हर काम के लिए लिया जाता है, हाँ। लेकिन इसमें उनको दिक्कत, तो मकसद आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाता है। तीसरी खबर आप बात करते हैं शरद पवार की महाराष्ट्र की असेंबली में जाकर उनकी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की। इसको लेकर के शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से बड़ा सख्त बयान आया, और उन्होंने कहा कि संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया कि शरद पवार जी बड़े सीनियर नेता हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए था कि हम इनको गद्दार कहते हैं, तो हमारे गद्दारों के साथ उनको जाकर के मिलने से बचना चाहिए था। इस पर अब एनसीपी का भी जवाब आ गया, एनसीपी शरद पवार का। उनकी तरफ से भी एक सीनियर लीडर ने ये कहा है कि हमने उनका बयान सुना है, लेकिन शरद पवार जी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। वो एनसीपी का कहना यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो सीमा विवाद है उसको लेकर के एक मीटिंग बुलाई थी देवेंद्र फडणवीस ने, उसके लिए शरद पवार वहाँ गए थे, लेकिन चूंकि वो असेंबली में उनका जाना नहीं होता, बताया गया 30 साल के बाद कम से कम असेंबली में देखा गया है शरद पवार को, तो उनका जाना एक न्यूज़ बन गई। और फिर उसमें जाते ही वो एकनाथ शिंदे के कमरे में जाकर के उन्होंने मीटिंग कर ली देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ। उसके बारे में भी उनकी तरफ से ये सफाई दी गई है कि उनको ज़्यादा चलना ना पड़े,
तो इसीलिए जो पहला कमरा देखा वहां पर, वहीं पर सब लोग बैठ गए और मीटिंग कर ली, ऐसा बताया जा रहा है। अब क्या सच्चाई है पता नहीं, कि शरद पवार जी के मन में क्या चल रहा है। हाँ, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये तो हमेशा एक रहस्य ही बना रहता है। और अभी कम से कम जितना दिख रहा है सौरभ, ये तो एकदम से समझ में आ रहा है ना कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे या कांग्रेस पार्टी के लोग जो सोचते हैं एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस के बारे में, शरद पवार वो वैसा नहीं सोचते। बिल्कुल सही। वो चाहते तो इस मीटिंग में नहीं भी जा सकते थे, किसी को भेज देते, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन वो जाना, और उस बैकग्राउंड में जाना जब ऑलरेडी इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि एनसीपी का एकीकरण हो जाए, सुप्रिया सुले को लेकर, उनके सांसदों को लेकर एनडीए में आ जाएंगे, वो एनडीए में आ जाएं, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही होती हैं। और उस बैकग्राउंड में अगर ये मुलाकात इस रूप में होती है और उस मुलाकात के बाद इतनी समस्या उनको होती है, जैसे अगर संजय राउत को भी तो ये पता होगा ना कि किस आधार पर मिलने गए हैं, फिर भी रिएक्शन इतना तीखा है क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और भी है। अगर आपके बीच इतना कॉर्डियल रिलेशन है, मतलब एक बात तो साफ है ना कि अगर आपको कुछ बात करनी है अलग राजनीतिक प्रस्ताव पर, तो आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे सीधे वो कम्युनिकेशन का चैनल एकदम से ओपन है, या तो उसमें बहुत सारी बातचीत हो गई होगी, या बातचीत चल रही होगी, या आगे बातचीत हो सकती है, ये तीनों ही संभावनाएं खुल जाती हैं। उन संभावनाओं को भांपते हुए ये रिएक्शन आप इतना तीखा देख रहे हैं संजय राउत का। शरद पवार भी चाहते तो उनकी भावनाओं का ख्याल रख सकते थे बहुत आसानी से, वो चाहते तो ऐसी मीटिंग कर लेते और किसी को शायद पता भी ना चलता। बिल्कुल, और उन्होंने तो सीधे सीधे ये दिखा दिया है कि आप लोग जो सोचते हो मैं वैसा नहीं सोचता। प्रधानमंत्री के साथ पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि दिल्ली भी जब आते हैं तो कैसे उनके रिश्ते रहे हैं। राजनीतिक चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन अब शरद पवार उम्र के जिस दहलीज पर हैं, वहाँ पर ज़रूर उनको स्वाभाविक तौर पे सोचिए सौरभ कि ज़्यादा चिंता सता रही होगी सुप्रिया सुले की राजनीति को लेकर। तो आप क्या यहाँ सुन क्या रहे हैं दिल्ली में, एक्चुअली कुछ पकड़ा है क्या दोनों के बीच में, मतलब बीजेपी और उनके बीच में? ऐसी कुछ बातचीत तो है, इसमें बहुत सारे सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिल रही थी कि वो बातचीत है, और उस बातचीत में अगर ये फलीभूत होता है तो उसमें कोई ऐतराज़ वाली चीज़ नहीं थी या कोई रिएक्शन वाली चीज़ नहीं थी एनडीए की तरफ से। अच्छा, अगर शरद पवार उस कदम को उठाते हैं, अगर वो तैयार हैं तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम तो उसमें कोई ऐसी ऐतराज वाली चीज़ नहीं है, और एनसीपी का एकीकरण हो जाए, उस एकीकरण के मार्फत ये बहुत आसानी से देखिए हो सकता आगे है। कितनी डेवलप होती है खबर। एक खबर आज की है कि तृणमूल कांग्रेस से जिन 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने आज फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये हैं सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बरैक। उस वक्त भी माना जा रहा था कि इस्तीफा इसलिए ही दे रहे हैं कि बीजेपी के टिकट पर आसानी से जीतेंगे, लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, क्योंकि असेंबली में वहाँ बहुत जगह है, बहुत स्पेस है बीजेपी के पास। तो तीनों लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हाँ सौरभ, तीनों ने वहाँ पे बीजेपी ज्वाइन किया है, और इन तीनों को ही सौमिक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीनों को टिकट मिलेगा, तीनों को राज्यसभा भेजा जाएगा, और पहले ही वो बातचीत हो ही चुकी थी। इसके अलावा यूसुफ पठान शुभेंदु अधिकारी से मिले हैं। अच्छा। तो ऑलरेडी वो लाइन तो चली रही थी, और पिछले दिनों ही हमने चेक किया कि जो उनका अलग दल बनाने को लेकर सांसदों का जो कुछ भी था सब स्मूथ है, तो उसमें ये बताया गया कि हाँ जो कुछ भी उसमें होना था वो हो चुका है। अब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी है कि तकनीकी आधार पे या किसी चीज़ पे कोई समस्या हो। भले ही टीएमसी का एक डेलीगेशन वहाँ पे जाके अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जो कुछ भी बोला है, जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली, उसमें कहीं कोई मामला बनता नहीं है। ऑलरेडी ये ऑपरेशन हो चुका है उधर वाला, और ये तो बीजेपी में आई चुके हैं। अब ये सवाल है, 2 बातें चल रही हैं कि वो जो पार्टी क्लेम करने को लेकर बागी गुट का और ममता गुट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ आ चुका है इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें कब फैसला होगा, और इनके पक्ष में ही होगा क्योंकि ज़्यादा नंबर इनके पास दिखाई देते हैं, क्या इसको डन माना जाए, एक बात है। और दूसरा, उनको बैंक अकाउंट का मामला चल रहा है, इसमें ईडी ने भी रेड किया, उनके बैंक खाते फ्रीज किए। उसमें हाईकोर्ट में हालांकि आज कुछ रिलीफ शायद टीएमसी को मिल गया है कि कुछ वो अपने डेली खर्चों के लिए कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब पैसे की और पार्टी के सिंबल की लड़ाई है। हाँ, और ये दो लड़ाई एक तरह से आप कह सकते हैं सौरभ की सीधे सीधे कि आखिरी लड़ाई टीएमसी के लिहाज से, कहें ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के लिहाज से, कि अगर इस लड़ाई में हारी तो फिर सब कुछ खत्म। तो उस मोड़ पे वो राजनीति आ चुकी है, और अभी जो नज़र आ रहा है वो बगावत को किसी तरह से ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी ने या उन सारी चीज़ों को कोई पैसिफाई करने की कोशिश की हो, कोई प्रयास किया हो, या उसका कुछ रिजल्ट आता हो, वैसा तो नज़र नहीं आ रहा है। वो एकदम से उसी दिशा में जो बिखराव नज़र आ रहा था, वो पार्टी जाएगी ही उनके हाथ से, ये एकदम से एकदम दिख रहा है वो सारी चीज़ें। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि कंट्रोल ही नहीं है उनका। एक जो ग्लू होना चाहिए था ना जोड़े रखने के लिए, वो ग्लू पॉलिटिकल पार्टी में टीएमसी में अभी तो उन्होंने जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया उन्होंने ही छोड़ दी पार्टी, अभी जिनको बनाया। यही समस्या आप सोचिए कि नाराजगी इतनी ज़्यादा है,
काम करने को लेकर। और ये नाराज़गी सौरभ अभी जैसे बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा चुनाव नतीजों के बाद, नाराज़गी हमें पार्लियामेंट में सेशन के दरमियान जब टीएमसी के लोगों से आप बातचीत कीजिए तो चुनाव से काफ़ी पहले से वो समझ में आ रहा था। फ़र्क सिर्फ ये आया कि क्योंकि तब उन्हें नहीं पता था कि बंगाल में नतीजे ऐसे आएंगे, तो इस लिहाज से वो एक डर, एक भय, वो सारी चीज़ें खुलकर रिकॉर्ड पे सामने नहीं आ रही थी। ऑफ रिकॉर्ड वो नाराज़गी एकदम से समझ में आ रही थी और उसमें सबसे बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी नजर आते थे। जी चले अगली खबर की बात करता हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के उनके सरकारी बंगले को, जिसको शीश महल कहा बीजेपी ने और उसको बड़ा मुद्दा बनाया चुनाव में, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इसको अब एक गेस्ट हाउस बना दिया जाएगा, जिसमें सरकार के अतिथि, चाहे वो देश के लोग हों, अधिकारी हों या विदेश से आने वाले लोग हों, डेलीगेशन हो, उन सबको उसके अंदर ठहराया जाएगा। अच्छा, इस पर ऐतराज़ किया है आम आदमी पार्टी ने और कहा है कि आप तो म्यूजियम बनाने वाले थे, तो गेस्ट हाउस का मतलब क्या है? आप कहते थे इसमें बार है, स्विमिंग पूल है, इसमें ये सोने के कमोड लगे हुए हैं, तो ऐसी जगह को आप सरकारी गेस्ट हाउस कैसे बना सकते हैं? हाँ, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें पिछले आप विधानसभा चुनाव से पहले का अगर देखें सौरभ, तो दिल्ली के विधानसभा का जो पिछला चुनाव था वो शीश महल के इर्द गिर्द ही बुना गया था, प्लस लीकर पॉलिसी जो आई थी, इसने बहुत डैमेज किया था, इस बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। और वो उस डैमेज की सबसे बड़ी वजह ये थी कि चलिए अंदर क्या क्या है, कितना है, वो अलग अलग दावे उसके लिए हो सकते हैं, लेकिन जितना दिख रहा था वो अपने आप में अरविंद केजरीवाल के जो अपने दावे रहे हैं राजनीति में आने के बाद को लेकर, वो इससे इतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था कि वो नुकसान पहुंचाना ही था। सामान्य तौर पे अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री निवास और इस तरह की चीज़ें या बाकी केंद्रीय मंत्रियों के निवास में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इसने तो सारी सीमाएं तोड़ दी थी। इनमें जो अलग अलग खर्च, अच्छा बाकी सब चीज़ वो जो कहें कि ये कहाँ है वो कहाँ है, जो PWD के खर्च वाले कागजात में जो सब कुछ है उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना, कि कौन सी चीज़ आपने कितनी महंगी लगवाई, इसको कितना खर्च करना पड़ा, एक्सचेकर पे कितना बोझ पड़ा। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आ गई तो अब स्वाभाविक तौर पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब इसका किया जाए। मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, हम इसमें मुख्यमंत्री मना किया कि रहना नहीं है, और रह भी नहीं सकती थी जब इतना नैरेटिव आपने खड़ा किया है उसी आधार पर। तो दूसरी एक चीज़ हुई कि तोड़ दिया जाए, तो फिर तो समझ में आया कि अगर इतना पैसा खर्च हुआ है, करदाताओं का पैसा खर्च हुआ है, तो इसको तोड़ने का क्या मतलब है। तो अलग अलग मंथन चलते रहा था। फाइनली यही बात समझ में भी आ रही थी कि होगा यही। हालांकि बेस्ट यूज है ये, उपयोग तो करना ही चाहिए, पब्लिक का पैसा लगा। और यही समझ में आ रहा था कि इस उपयोग का यही तरीका है कि आप उसको सरकारी गेस्ट हाउस अब आप जितने लोगों को जो भी आए दिल्ली सरकार के मेहमान, उनको आप होटलों में ठहराते, बड़े बड़े होटलों में ठहराते, उनको यहाँ ठहरा दीजिए। बिल्कुल, और तमाम अलग अलग डेलीगेट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को उससे करेंगे तो एक तरह से जो खर्च किया गया है उसका एक रिकवरी का भी प्रोसेस शुरू रहेगा। तो ठीक है, तो ये फैसला तो ठीक है, इसमें कंट्रोवर्सी की ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, आम आदमी पार्टी भले ही कुछ कहे। लास्ट एक खबर की हम बात कर लेते हैं। ये सतलुज फिल्म विवाद है, जो दिलजीत दोसांझ भाली, जो उसको एक OTT प्लेटफॉर्म से फिल्म को 2 दिन चलने के बाद हटा लिया गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है और वो अब ये तय करेगी कि इस फिल्म पर आगे क्या करना है। इसमें पंजाब में चूंकि इलेक्शन है तो इसको इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि हमें ये खबर मिल रही है कि ये उससे ज़्यादा सेपरेटिज्म और आतंकवाद को हवा ना मिले इस फिल्म में जो दिखाया गया है, उससे इस आशंका से इस फिल्म को रोका गया है फिलहाल। और दूसरा ये कि पंजाब की पॉलिटिक्स इस फिल्म पर पूरी तरीके से डिवाइडेड दिखाई दे रही है। कांग्रेस शांत है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल ढिल्लों, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि मैंने ये केंद्र सरकार के नॉलेज में मैं ये लेकर के आया कि पिक्चर OTT पे आ गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस फिल्म को क्यों रोका गया, ये दिखाई जानी चाहिए, और अकाली दल तो और आगे बढ़ के ये कह रहा है कि हम इस फिल्म को गांव-गांव में जाके दिखाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो फिल्म एक तरीके से आतंकवाद को और सेपरेटिज्म को की भावना को बल देने वाली पिक्चर है, इसमें कोई शक नहीं। उत्तर वैसा ही था सौरभ कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के जो एक्टिविस्ट हैं उनके आधार पर एक फिल्म बनाई जा रही है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जब आतंकवाद को क्रश किया गया था तो जो इनकाउंटर हुए थे वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो ये दिखाते थे कि निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, उसी फिल्म को उस रूप में ये ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जाहिर तौर पे जब आप आतंकवाद को आप दबाते हैं कहीं भी और इस तरह का कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें सख्त फैसले, सख्त काम करने पड़ते हैं। उसको अच्छा उसका नतीजा भी दिखा कि आतंकवाद वहाँ ख़त्म हुआ। अब उसको इतने सालों बाद और चुनाव से पहले लेकर लाया जाना जाहिर तौर पे मंशा समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ की एक पक्षीय आप वही सारी चीज़ें दिखाते रहे हैं तो, और वहाँ पर कोई बहुत सारी चीज़ें उसमें बेसिर पैर की रहेंगी, लेकिन वो करना है क्योंकि आपको वो जो भावना है उसको कहीं भड़काने की कोशिश। तो जैसे ही ढिल्लों का यहाँ पे एक कम्युनिकेशन आया उसके बाद ये फैसला लिया गया। जाहिर तौर पे OTT को लेकर कोई इस तरह का रेगुलेशन है नहीं, सेंसर बोर्ड वगैरह उसमें इस तरह की होती नहीं, तो यही काम किया जा सकता था कि आप उसको कम्युनिकेट करें संबंधित प्लेटफॉर्म को
उसको लिया गया है। अब जब कमेटी बन के उसमें आगे फैसला लेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी या अकाली दल का जो स्टैंड है सौरभ, सीधे सीधे यही है कि उस तरह की भावना जो कि इमोशनल इश्यूज़ को आप बहुत आसानी से भड़का सकते हैं लोगों के बीच, उसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश नज़र आ रही। उस फिल्म के या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उसके आधार पे, कोई गुण दोष के आधार पे कोई बात कहने के बजाय, क्योंकि पॉलिटिकली सूट कर रहा है वो लाइन लेना, तो वो लाइन लेता ये है। लेकिन ये पॉलिटिक्स भी है तो कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है। आम आदमी पार्टी को ये लगता है, आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों को लगता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। उस वक्त चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के थे, देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये फायदा तो बीजेपी भी लेना चाहती है अगर लेना होता तो, लेकिन बीजेपी तो इस पक्ष पे नहीं है। नहीं, सपने में भी नहीं सोचा जा सकता ना। और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के दौर की, गृहमंत्री अमित शाह के दौर की, तो सपने में नहीं सोच सकती कि ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अलगाववाद की भावना को किसी रूप में अपीज कर रहा हो, तो उसको कहीं से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और जाहिर तौर पे पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ के इमोशन को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, तो उसी सतर्कता के साथ इसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे वो दल उस इमोशन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके सहारे एक माहौल बनाया जाए जिसमें चुनाव में जीत हासिल हो जाए। ठीक भाई, काफ़ी खबरों पर बात हुई। देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।